मोकामा में गोली चली और हो गया बाहुबली वर्सेस बाहुबली। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद दो बाहुबली आमने सामने हैं। दुलारचंद यादव का परिवार अनंत सिंह और उनके भतीजों पर हत्या का आरोप लगा रहा है, लेकिन जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह इस पूरे कांड को सूरजभान सिंह की साजिश करार दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस बीच सूरजभान सिंह ने बाहुबली अनंत सिंह पर पलटवार किया। सूरजभान ने कहा कि अनंत सिंह बौखला गए हैं। दुलारचंद यादव की हत्या दिन दहाड़े हुई। हत्या किसने की, गोली किसने चलाई, सबने देखा। बाहुबली सूरजभान ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह दावा किया कि अदालत दुलारचंद और अनंत के बीच में थी। अदावत जो है अनंत और दुलारचंद के बीच में थी और इसमें उनका कोई रोल नहीं था। दरअसल मोकामा में अनंत सिंह के सामने सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मैदान में है। भूमिहार बाहुल इस सीट पर अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े, तो वहीं सूरजभान की पत्नी वीणा देवी आरजेडी के टिकट से मैदान में है। लेकिन ट्विस्ट यह है, जिसकी हत्या हुई यानी दुलारचंद यादव, वो नेता तो आरजेडी के थे, लेकिन प्रचार कर रहे थे अति पिछड़ा समाज से आने वाले जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष का। अब इस पूरे मामले में सूरजभान सिंह ने क्या कहा, पहले वो आपको सुनवाते हैं। चुनाव में एक शख्स की हत्या हो गई जिनका नाम दुलारचंद यादव है। अब दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है कि हत्या जो है वो दूसरी तरफ से की गई। इन सब पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सूरजभान सिंह हैं, जिनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। सूरजभान सिंह जी, सबसे पहले तो आपसे सवाल ये है कि अनंत सिंह से जब पूछा गया दुलारचंद यादव की हत्या के बारे में, सीधा नाम उन्होंने 1-2 मिनट ही बात किया, उसमें सीधा नाम आपका लिया उन्होंने कि आपने ये हत्या करवाई है। देखिए, रह गई सवाल दुलारचंद जी 90 के दशक में यहाँ से चुनाव लड़े थे और दुलारचंद जी कभी लालू जी के साथ रहे, कभी नीतीश जी के साथ रहे। अभी जो जनसुराज का जो उम्मीदवार थे उनके मदद में वो खुल के सामने थे और टकरार तो इन दोनों में हुई। हम तो कहीं हैं भी नहीं और न ही इससे कुछ विस्तार में हम जाना चाहते। इतना जरूर जानते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या हुई, ऐसे नहीं होते हैं। इसमें हमारे पूरे देश के लोग देख रहे हैं, पूरे विश्व की नज़र बिहार की चुनाव पर है कि भारत में चुनाव हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तो बिहार में। बिहार के बच्चे बच्चे के निशाना है मोकामा की। मोकामा में चुनाव हो रहा है, इसी घटना हुई। ये सबसे बड़ी चुनौती तो यहाँ के शासन प्रशासन के, हम क्यों जैसे कहेंगे सरकार को, ये तो पूर्ण चुनौती इलेक्शन कमीशन के मालिक के हैं, जिन पर पूरे देश का भरोसा है। वे क्या कदम उठाते हैं उस चीज को देख रहे हैं। मेरा नाम कोई लिया, उनका नाम लोग कोई लिया, ये चीज, और उनका परिवार क्या कर रहा है, पूरे समाज क्या कर रहा है। कोई रात की घटना नहीं है, शाम की नहीं, तो दिन की घटना है। कौन मारा, कौन वहाँ था, किससे टकरार हुआ, इसमें मुझे क्या कहना है। मैं तो उनकी शांति चाहता हूँ, उस परिवार के मुआवजा ऐसा मिले और उस केस की सही जांच हो और ऐसी कानून बने, पक्ष रहे विपक्ष रहे दोनों मिलकर इसमें कानून बनावे कि ऐसी घटना ना हो। चुनाव आयोग तो हर विधानसभा में कहीं 300 बूथ, कहीं 250 बूथ, कहीं 350 बूथ, कहीं 250 बूथ, ये बिहार की समीकरण 243 सीट में बताता है। हर सीट पर पाला मिलिट्री फोर्स जैसे होते हैं सैनिक कि 6-1 का, कहीं दर्जनों रहते हैं। उम्मीदवार तो 10-8 होते हैं। दूसरा ईवीएम 20 हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं, 14 हो जाते हैं, तब लगाया जाता है। तो इसलिए उस सारी बूथ को रक्षा होता है। उम्मीदवार का रक्षा क्यों नहीं होता है, इस पर पहल करने की जरूरत है। कानून कैसा बनावे ताकि जो आज तक बीत गया, आइंदा कभी ऐसी घटना ना हो जिससे देश मरमराहट हो, विश्व में भारत का बदनाम हो, भारत में बिहार का बदनाम हो। इलेक्शन कमीशन के रहते हुए जो इतनी बड़ी साख उनका दाव पर रहता है, उनकी बदनामी हो, सरकार की बदनामी हो, प्रशासन की बदनामी हो, ये चीज पहलू। और
अमल करने की चीज है, इस पे कानून होनी चाहिए। किसका नाम कौन बोला, इस पर जाने का चीज नहीं है। उनके परिवार से या जो इनके उम्मीदवार थे, जिनके समर्थ थे, उनके बीच आपको जाना चाहिए, उस गांव जाना चाहिए, वहां जाके ये चीज होनी चाहिए, उसके बाद हम सब के पास आइए। लेकिन वो सीधे आपका नाम क्यों ले रहे हैं? नाम कोई किसी का ले ले, उससे क्या मतलब है? प्रतिद्वंदी है ना इस चुनाव में। प्रतिबंधित कोई है ही नहीं। प्रतिद्वंदी है इस चुनाव में, तो सामने वही है। निर्दलीय नहीं जीतता है लोग, तो आप उनको मतलब फाइट में भी नहीं मानते हैं क्या? और हम क्या मानेंगे? जनता से आपकी पूछने का काम है, हम क्यों मानेंगे? लोग जब बौखला जाता है, गलती जिसे देखिए, गलती जो होती है ना, एक गलती को छुपाने के लिए सैकड़ों गलती आदमी से होती है। मैं सोचा थ्योरी में कहता है। चुनावी टक्कर में हैं कि नहीं अनंत सिंह आपके सामने? ये हम काहे कहेंगे कि टक्कर में नहीं है, या को हम जीत रहे हैं, या वो हार रहे हैं, या वो जीत रहे हैं, वो हार रहे हैं, इस चीज में हम नहीं जाते हैं। हम अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। आप भी इलाके में पकड़ रखते हैं, आपका भी इलाके में रसूख है, आपने भी अपनी तरीके से कुछ तो पता किया होगा आखिर हुआ क्या वहां पे। हमसे पूछिएगा तो जैसे बोलेंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ मानस से, हर एक जाति धर्म के लोग से, गांव के अलग अलग से, जो इस गांव प्रोग्राम में तो गांव के अलग बगल के ज्यादा लोग रहते हैं, उन लोगों से जाकर पूछिए। चले जाइए आप तार गोसाई कर्रा पैना, कहाँ भी जो इलाका जो है बसावन चक, जहाँ की ये घटना है, उस इलाका के 10 गांव का मॉनिटरिंग करके पूछिए। जो उस लाइन में ऐसा जासूस लगाइए आप, बहुत पूरे विश्व में आपका जिससे कि चलता है, आप वहां के लोग से लगा कर रिपोर्ट लीजिए। जो इस इलाका के बाहर में लोग हैं, उनके पास रिपोर्ट होगा। क्योंकि हम तो प्रचार करते रहते हैं, हम तो फ्री आदमी है ना, हम तो स्पोर्ट पर है नहीं सब देखते हैं। यंत्रणा तो है इस इलाके में, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी पकड़ है इस इलाके में, कोई दो राय नहीं है। हम लोग के जासूस उतने नहीं होंगे जितने आपके जासूस इस वक्त इलाके में होंगे, और आपके पास रिपोर्ट जरूर आई होगी कि आखिर हुआ क्या। जैसे कि ये हम काहे के लिए कहें, ये हर गांव में, पूरे क्षेत्र का एक टीम बनाइए आपकी, हर एक गांव में एक साथ प्रवेश कीजिए कि हमको 12 बजे तक रिपोर्ट चाहिए, 10 बजे हिला देना, समूचे गांव में एक साथ आदमी को, अपनी टीम को, वहां से रिपोर्ट आप कलेक्ट कर लीजिए, निचोड़ मिल जाएगा आपको। अनंत सिंह इस जो पूरा कांड हुआ है उसमें अनंत सिंह का कोई रोल है या नहीं? सीधा सवाल है, आप मानते हैं या नहीं? लड़ाई हम में आपका जब होगा तो जैसे रोल तो रहबे करेगा ना, जिस रूप में हो, लेकिन रोल तो रहेगा ही। अनंत सिंह का रोल है इसमें? ये चीज को आप सर्वे कीजिए, मैं बोलूंगा अपने मुंह से नहीं, ये चीज आप अपने सर्वे में बताइए हमको। चुनाव आयोग का जिक्र बार बार कर रहे हैं, आपकी पत्नी का भी हमने एक बयान सुना कि चुनाव आयोग को उनको इस चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए, प्रतिबंधित करना चाहिए, हत्या के आरोपी है। जिससे चुनाव तो लड़ने के लिए सब आजाद है, और आजादी जो भी है, चुनाव कैसे हो और ऐसी घटना न हो, इसके लिए चुनाव आयोग जी जवाब देंगे, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा। दुलारचंद यादव को आप कैसे जानते थे? उनको 90 के दशक से राजनीति कर रहे हैं इस इलाका में, तो कौन बच्चे जिससे कि हम लोग थे उस समय से राजनीति कर रहे हैं, तो कौन नहीं जानेगा दुलारचंद यादव जी को। कल डॉक्टरों की जो पोस्टमार्टम जिन डॉक्टरों ने किया है उनका रिपोर्ट आया कि गोली लगने से मौत नहीं है, गोली उनके घुटने में लगी है जो आर पार हो गई है, उससे मौत नहीं होती है, मौत नहीं हो सकती उससे। मौत की वजह जो है वो चोट है, जो शारीरिक चोट है वो उस वजह से मौत। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की देखने के बाद आपको भी नॉलेज होगा, हमको भी नॉलेज होगा। डॉक्टर जिन्होंने किया है पोस्टमार्टम, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए देख लीजिए, डॉक्टरों ये नहीं कहे, डॉक्टरों तो कहे कि उसको गोड़ में गोली लगी है, उन पे गाड़ी चढ़ा दिया गया। वो अब इसका विस्तार से तो डॉक्टर ही बता सकते हैं, उनसे अगर ये सवाल पूछे ज्यादा ठीक होगा। दुलारचंद यादव की जो हत्या, फिर से हम उस पे आते हैं, उस पे आपका क्या कहना? उनका तो साफ कहना है कि सूरजभान सिंह ने हत्या कराई है, चुनाव उनका फंस रहा है, मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे वापस जेल भेजने के लिए हत्या सूरजभान सिंह ने करवाई है। जी, इसमें जज बन के 5 आदमी से आप जाकर पहले सवाल कर लीजिए, तब हम जवाब देंगे बहुत डिटेल में। नहीं, अनंत सिंह के बोलने पर नहीं, हम उनके बोलने पर क्यों कहें? ये सवाल तो आपको हमारे डीजीपी साहब से करना था कि आपके बिहार में ऐसा हुआ, इसका आपके पास क्या सबूत है? क्या चीफ सेक्रेटरी जी से कीजिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से पूछिए कि आपके राज्य में ही हुआ, इसमें क्या सच्चाई है। और इलेक्शन कमीशन जी से जो इतना हम कर रहे हैं कि उनके पास भी जानकारी होगी,
ये चीज वहां से पूछिएगा तब हम इस पे जवाब देंगे। ठीक है, आप तो काफी समय से राजनीति कर रहे हैं, मैं कम शब्दों में आपका जवाब चाहूंगा। लालू जी का भी राज आपने देखा, नीतीश जी का भी आपने राज देखा, दोनों में से बेहतर कौन है? देखिए अपने अपने जगह दोनों बेहतर है। सीएम तेजस्वी जी को बनाएंगे कि आपको लगता है कि नीतीश जी जो है वो बेहतर सीएम है, इन्हीं को रहना चाहिए? देखिए अपने अपने जगह दोनों सही है, बेहतर नहीं हुए थे तो कैसे इतना दिन रात चला, और उम्र भी उनकी हो गई, स्वास्थ्य का भी कारण, और जिस तरह घर में रोटी बदलते हैं वैसे बदलना भी चाहिए। तेजस्वी जी ऐसा न्यू रखे हैं जिनका काठी इनको नहीं मिलता है, और बिहार के नौजवान पागल हो चुका है तेजस्वी जी के पीछे। इस खातिर ये तो आने वाला 14 तारीख ही बता देगा कि बिहार क्या चाह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सूरज भान सिंह थे जो बता रहे थे, उन्होंने दिल खोलकर बात की और साफ कहा कि दुलारचंद यादव हत्याकांड में इनका कोई लेना देना नहीं है। अनंत सिंह अगर आरोप लगा रहे हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए और इस पूरे मामले की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे क्या है, और चुनाव आयोग से भी गुहार लगा रहे हैं कि ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए कोई पुख्ता कदम उठाया जाना चाहिए। जो इलेक्शन बूथ होते हैं जहां पे वोटिंग होती है उसकी तो सुरक्षा की जाती है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान भी ऐसी कोई हिंसा की घटना ना हो, उसके लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए। बाहुबलियों की आपसी अदावत में जान गंवा चुके दुलारचंद यादव की हत्या के बाद मोकामा की राजनीति में भयानक सा उबाल है। अनंत सिंह ने आरोप लगाया था कि हत्या के पीछे सूरज भान का हाथ है। सुनिए। पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता, एकदम भूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। दुलारचंद यादव का परिवार हत्या का आरोप सीधे सीधे अनंत सिंह, उनके भतीजे और सहयोगियों पर लगा रहा है। दुलारचंद के पोते ने पुलिस में जो शिकायत दर्ज करवाई उसकी कॉपी भी इंडिया टीवी के पास है। दुलारचंद के पोते ने आरोप लगाया कि अनंत सिंह ने दुलारचंद यादव को गाली दी और फिर गोली चलाई। अनंत सिंह के भतीजे राजवीर सिंह और करमवीर सिंह ने दुलारचंद को खींचकर गाड़ी से नीचे उतार लिया। अनंत सिंह ने जान से मारने की नीयत से गोली चलाई। गोली दादाजी के पैर में लगी। वहीं अनंत के साथ छोटन सिंह और संजय सिंह ने लोहे के रॉड से दुलारचंद यादव पर हमला किया। लोहे के रॉड से सिर, पैर और पीठ पर वार किया गया। मारने के बाद थार गाड़ी से कई बार कुचला भी गया। दुलारचंद यादव को मरा समझकर सभी मौके से फरार हो गए। दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में क्या क्या लिखा है, अब उसकी एक एक लाइन आपको बताते हैं। दुलारचंद के पोते ने लिखा है कि हम और दादा दुलारचंद यादव रोज की तरह 30 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे जन स्वराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार करने निकले थे और बसामचक गांव में प्रचार के लिए उस वक्त पहुंचे थे। रास्ते में अनंत सिंह और उसके सहयोगियों के साथ वहां आए और दादाजी को गाली देने लगे। दादा उन्हें गाली देने से मना किए और इस पर राजवीर सिंह और करमवीर सिंह ने दादाजी को गाड़ी से जबरदस्ती खींचकर उतार लिया। दादा की गाड़ी से बाहर आते ही अनंत सिंह ने कमर से पिस्तौल निकाली और जान से मारने के मकसद से पिस्तौल से गोली चला दी। गोली दादा के बाएं पैर के एड़ी में लगी। इसके बाद छोटन सिंह और संजय सिंह अपने अपने हाथ में लिए लोहे की रॉड से गिरी हुई अवस्था में दादाजी के पैर, पीठ और सिर पर जान मारने के लिए ताबड़तोड़ हमला करने लगे और इसके बाद थार गाड़ी से 2-3 बार आगे से पीछे उनको कुचला गया। इसके बाद में दादा को हिलाकर देखा, मरा हुआ मानकर मौके से सब भाग गए। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि दुलारचंद यादव का पोस्टमार्टम हो चुका है। 3 डॉक्टर्स की टीम ने दुलारचंद का पोस्टमार्टम किया। दुलारचंद की पोस्टमार्टम में बड़ा खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के पैनल ने बताया कि दुलारचंद की मौत गोली की वजह से नहीं हुई, गोली लगने से नहीं हुई है। उन्हें पैर के एंकल के पास गोली लगी थी जो पार निकल गई, लेकिन इससे मौत संभव नहीं थी। शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं। उनके सीने, कंधे और जांघ की हड्डियां टूटी हुई हैं। अंदरूनी चोट भी था तो सकता है उससे हुआ होगा। अच्छा, और गोली वहां पर मिली, एक जगह पैर में गोली लगी।
गोली मिला नहीं है। गोली का निशान है, पैर में आर पार है, दाहिने वो जो एंकल जॉइंट के पास। हाँ, गोली नहीं मिली है। तो मौत की वजह क्या, गोली लगने से मौत हुई? नहीं, वैसा वो चोट नहीं था गोली वाला, अंदरूनी चोट ढेर सारा है, उससे उनकी मौत हो सकती है। आप लोगों ने एक्सरे भी किया? हाँ, एक्सरे ढेर सारा हुआ, एक्सरे की रिपोर्टिंग होगी, बहुत जगह से बोन भी टूटा हुआ था, तो एक्सरे के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, जब रिपोर्टिंग करेंगे तो उससे वो क्लियर होगा। तो क्या बोन फ्रैक्चर भी मिला, किस हिस्से में मिला? शरीर के पैर में, जांघ में, कंधे में, ये सब जगह था, सीने में। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद मोकामा में तनाव का माहौल है। पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी कर रखी है। हर आने जाने वाले को चेक किया जा रहा है, खासतौर से बाइक सवारों को उतारकर उनको चेक किया जा रहा है कि कहीं उनके पास किस तरह का असलहा तो नहीं है। मोकामा में अभी कैसे हालात हैं, राजेश कुमार की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोकामा में माहौल तनावपूर्ण है और इसके पीछे की वजह है दुलारचंद यादव की हत्या। अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अनंत सिंह ने सूरजभान सिंह के खिलाफ आरोप लगाया है कि उन्होंने ये हत्या कराई। इन सब के बीच में पुलिस प्रशासन चाक चौबंद है कि बात और न बिगड़े। शव यात्रा के दौरान भी पत्थरबाजी की घटना सामने आई। वीणा देवी जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं, सूरजभान की पत्नी हैं, उनके गाड़ियों पर भी पत्थरबाजी हुई। इन सब के दौरान, इन सब के बाद प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड में है और जगह जगह पर मोकामा में इसी तरीके से चेकिंग हो रही है। जो भी शख्स गाड़ी से गुजर रहा है, तकरीबन हर शख्स की चेकिंग हो रही है। उसके जो गाड़ियों में डिक्की है या जो भी वो सामान लेके जा रहा है, उसकी चेकिंग जो है वो पुलिस कर रही है। सीआईएसएफ के जवान जो हैं वो तैनात हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं। लोगों के कमर में भी देखा जा रहा है कि कहीं कोई पिस्टल या रिवॉल्वर लगा के तो नहीं जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पे सतर्कता बरत रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंच चुके हैं, जहां वो छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा मिलने के बाद 25 साल पूरे होने के मौके पर रजत जयंती कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आज रायपुर में पीएम मोदी का पहला कार्यक्रम सत्य साई अस्पताल में हो रहा है, जहां वो दिल की बात के तहत सफल हार्ट सर्जरी करवाने वाले 2500 बच्चों से संवाद कर रहे हैं। ये उनका काफिला प्रधानमंत्री का, और सड़क के दोनों तरफ बड़ी तादाद में चाहने वालों की भीड़। सबसे पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री का सत्य साई अस्पताल में होगा, जहां पर ऐसे बच्चों से प्रधानमंत्री संवाद करेंगे जिनकी सफल हार्ट सर्जरी हुई है। और उसके बाद अलग अलग कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री, ये दाहिनी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उन बच्चों से बात करते हुए जिनकी हार्ट की सर्जरी उस अस्पताल में हुई है, सत्य साई हॉस्पिटल में। आज ही प्रधानमंत्री उस विधानसभा भवन का भी उद्घाटन करेंगे, जो एक नया भवन बना है विधानसभा का छत्तीसगढ़ के लिए। हमारे सहयोगी अमित पालित रायपुर से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, इस वक्त प्रधानमंत्री कहां हैं और आगे के शेड्यूल के बारे में एक बार जरा बताएं। देखिए हुसैन, प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले यहां पर एक रोड शो किया। रोड शो के बाद जो आप तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां अस्पताल जाके उन्होंने उन मासूम बच्चों से मुलाकात की है जिन्हें हृदय रोक रहा था। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला इस वक्त ब्रह्म कुमारी के उस संस्थान में पहुंचा है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी यहां पर उद्घाटन करने पहुंचे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर पहला जो ट्राइबल म्यूजियम है उसे भी इनॉग्रेट करना है। और प्रधानमंत्री मोदी उसके बाद जाएंगे जो आप जिक्र कर रहे थे, विधानसभा भवन जो नया बना है। और साथ ही साथ 25 साल पूरे होने के मौके पर यह सबसे बड़ा मौका रहेगा राज्य के लिए कि राज्य के पास अपना नया विधानसभा भवन होने जा रहा है। और साथ ही साथ जो आप मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये अटल नगर है, जिसे नया रायपुर के नाम से भी जाना जाता है, और इसको भी विकसित किया गया है। ये रायपुर या छत्तीसगढ़ का सबसे आधुनिक शहर यहाँ पर तैयार किया गया। यहाँ पर पूरा का पूरा जो इलाका आप देख सकते हैं कि काफी आपको यहाँ पर हरियाली नजर आएगी। जो यहाँ के चौक चौराहे हैं, यहाँ पर पूरी तरह से ऑटोमेटेड ट्रैफिक सिस्टम है, साथ ही साथ यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का जो आगे का कार्यक्रम सबसे अहम रहेगा, जो सबसे आखिरी प्रोग्राम है, वो है राज्य उत्सव का शुभारंभ, जिस दौरान प्रधानमंत्री मोदी करीब 14,000 करोड़ की और परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे।
और राज्य की अगर बात की जाए तो ये खास तौर पे एनडीए सरकार के लिए बहुत अहम है या बीजेपी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि सन 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस दौरान इस राज्य की नींव रखी गई थी और तब से अगर अब तक देखा जाए तो इस राज्य ने काफी विकास किया है। और साथ ही सबसे अहम हो जाता है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपने ट्वीट में जिक्र किया था वो था नक्सलवाद को लेकर। प्रधानमंत्री ने कहा था कि किस तरह से नक्सलवाद यहाँ के कई जो जिले थे या फिर आप कह सकते हैं अलग अलग क्षेत्र थे जहां से खत्म हो चुके और वो जो जिले हैं या वो जो क्षेत्र हैं काफी विकास कर रहे हैं। और जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बताया है कि 26 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त जो नक्सलवाद है कई इलाकों से धीरे धीरे काफी कम हो चुका है या खत्म हो चुका है और जो विकास है माना जा रहा है कि इससे और तेजी से छत्तीसगढ़ का होगा। अब जीडीपी की अगर बात करते हैं तो सन 2000 में जब स्थापना हुई थी बताया जाता उस वक्त यहाँ पर जो जीडीपी हुआ करता था करीब 50,000 करोड़ का था। आज 25 साल बाद अगर देखा जाए तो करीब 4.5 लाख करोड़ की जीडीपी को हासिल कर चुका है छत्तीसगढ़। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, खासतौर पे चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, तो कृषि के क्षेत्र में भी इस राज्य ने काफी तरक्की की है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त राज्य तरक्की कर रहा है, लेकिन जो नक्सलवाद का जो यहाँ पर एक सबसे बड़ा मुद्दा था और मुख्य धारा से जोड़ना, आप देखिए पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार देखा हुसैन, जब हम खबरें पढ़ रहे थे कि बड़ी तादाद में जो नक्सल छोड़कर मुख्य धारा के साथ यहाँ पर लोग जुड़ रहे थे। अब बस्तर का जो क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है नक्सलवाद से, वहां पर अब धीरे धीरे जो लोग हैं मुख्य धारा में आ रहे हैं। वन क्षेत्र है और मुझे लगता है दुनिया के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक जगह है। इतना वहां पर आप जाते हैं तो आपको नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है, प्राकृतिक सौंदर्य जो वहां का है अपने आप में अनूठा है। लेकिन अगर बात करते हैं टूरिज्म की, पर्यटन की, लेकिन उसे डेवलप नहीं किया जा पा रहा था क्योंकि सबसे बड़ी वहां पर और नक्सलवाद के सफाई के बाद उस टूरिज्म को और बढ़ावा मिल पाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। और पिछले वक्त में जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमने कई दफा देखा कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे नक्सलियों ने समर्पण करके और वो मुख्य धारा में जिंदगी के लौटे हैं। और ये एक वाकई कामयाबी की बात है कि एक डेडलाइन भी दे दी गई है कि 2026 के मार्च तक जो है नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। बहरहाल आज जो एक नए विधानसभा भवन का उद्घाटन होना है वो कितने बजे होना है और जहां आप खड़े वहां से कितनी दूरी पर है? देखिए, विधानसभा जो यहाँ पर नया तैयार हुआ है, यहाँ से अगर आप मिनटों में बात करते हैं तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो आप नया रायपुर देख रहे हैं, अटल नगर देख रहे हैं, यहाँ पर सड़कें बहुत ही अच्छी बनाई गई हैं, प्लान्ड सिटी है, तो यहाँ से एक जगह से दूसरे का जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि धीरे धीरे यह शहर अभी डेवलप हो रहा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन सबसे मुख्य हो जाता है जिस तरह का इतना भव्य जो भवन बनाया गया, करीब 350 करोड़ की इसकी अगर लागत आई है इसे बनाने में, और साथ ही 51 एकड़ में ये फैला हुआ है और इसमें 3 विंग, जैसा हम बता रहे हैं कि 3 विंग है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर का जो अगर आप देख पा रहे होंगे तस्वीरें कहीं पर, तो तस्वीरों में आप देखिएगा कि जहां पर मेन हॉल है, असेंबली हॉल है, वहां पर आपको यहाँ की जो सबसे प्रमुख चीज है, जो बस्तर की आपको यहाँ पर कलाकृति नजर आएगी, वहां की जो संस्कृति है वो नजर आएगी। और खासतौर पर यहाँ पर जो विधानसभा है इसमें जो दरवाजे बनाए गए हैं, लकड़ी के दरवाजे बनाए गए, उसके जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो भी बस्तर से आए हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर चावल, जो यहाँ का मुख्य कृषि उत्पाद है, चावल की जो बालियां होती है उसको रखा गया है यहाँ पर अलग अलग, आप कह सकते कलाकृति के तौर पर। एक और बड़ी बात यहाँ पर सबसे मुख्य हो जाता है कि जिस तरह से ये निर्माण किया गया विधानसभा भवन का, इसमें 3 विंग बनाए गए हैं और कुल मिलाकर के आधुनिकता और सांस्कृतिक विरासत का एक बेहतरीन मिलाप इस बिल्डिंग में दिखाई देता है, इस इमारत में दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। भोजपुरी सुपरस्टार और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली है। इस पर अब रवि किशन का बयान भी सामने आया है। रवि किशन ने कहा है कि उन्हें फोन पर अपशब्द कहे गए, माताजी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि वो इन धमकियों से डरते नहीं। बीजेपी सांसद रवि किशन को बिहार में एक जनसभा से पहले जान से मारने की धमकी मिली। एक युवक ने उन्हें 4 दिनों के